नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम समाज और विकास पर आधारित नोट्स की वीडियो सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज की आज यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे एग्ज़ाम पर यूपी SSSC के एग्ज़ामों से संबंधित यूपी पैट यानी यूपी PET की सीरीज भी चल रही है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्राम समाज और विकास की आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में विशेष जानकारी। उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण फसल है गेहूँ, आज उसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि गेहूं की जो फसल है वह रबी फसल के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की कृषि मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में पछुआ पवनों के कारण तापमान में होने वाली अचानक वृद्धि के कारण गेहूं की फसल पक जाती है, तब इन्हें काट लिया जाता है। गंगा, यमुना और गंगा घाघरा नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह जो क्षेत्र है वह गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है या उपयुक्त क्षेत्र है। ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में फसलों से संबंधित कई प्रश्न देखे जाते हैं। चलिए अभी देखते हैं गेहूं के विषय में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। विश्व में गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है और यह बिल्कुल नया डाटा है, लेटेस्ट डाटा है जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। जबकि भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है और अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है गेहूँ के उत्पादन में। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। जो मिट्टी है दोमट किस्म की जो मिट्टी होती है वह उपयुक्त मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र मैक्सिको सिटी में स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो गेहूं शोध केंद्र है वह मैक्सिको सिटी में स्थित है। जबकि भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। देखिए हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सीरीज भी चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकतर जो परीक्षाओं में बनते हैं उन पर आधारित सभी वीडियो दे दी गई हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ग्राम विकास और समाज विकास यानी ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्नोत्तर पर आधारित श्रृंखला भी चैनल के प्लेलिस्ट में दी हुई है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट। चावल के विषय में भी जान लेते हैं। चावल हिमालय की तराई में स्थित उपजाऊ भूमि, वर्षा की प्रचुरता एवं अनुकूल जलवायु चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थानों पर चावल बोया जाता है। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। दोनों प्रकार की फसलों में मिट्टी का महत्वपूर्ण स्थान है, गेहूँ और चावल। गेहूँ में मैंने आपको बताया कि दोमट मिट्टी जो है वह उपयुक्त होती है और चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। भारत की मिट्टी पर आधारित मेरी एक वीडियो ज्योग्राफी की सीरीज में दी हुई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें सभी मिट्टियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्रोवाइड कराई है। चलिए देखते हैं आगे। चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। तो गेहूँ और चावल दोनों में प्रथम स्थान चीन है और दूसरे स्थान पर भारत। जबकि भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। यह भी महत्वपूर्ण नया डाटा है, इसे आप याद रखिएगा। आगे वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि उत्तर प्रदेश किन फसलों में नंबर 1 है। चलिए आगे दिया है कि गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि गेहूं की फसल के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर। जबकि चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल की फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इनको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इन नोट्स के माध्यम से। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण बातें। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में स्थित है, याद रखिएगा।
विश्व स्तर पर ही भी कुछ फसलों के लिए अनुसंधान शोध केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें चावल का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वह फिलीपींस देश में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान चावल केंद्र जो है वह कटक उड़ीसा में स्थित है। जो भारत का हमारा अनुसंधान केंद्र है चावल के लिए वह कटक उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो सभी हम इन नोट्स में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चावल की एकल कृषि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होती है। तो एकल कृषि का अर्थ यह है कि एक ही फसल को बार बार बोना, यानी कि एक क्षेत्रफल पर एक ही फसल को बोना एकल कृषि कहलाती है। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की कृषि ज़्यादा होती है, चावल से संबंधित एकल कृषि ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 में 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी की घोषणा की गई है UPSSC के माध्यम से, जिनमें लेखपाल के 7,000 से 8,000 तक के पद सम्मिलित किए गए हैं। अब तैयारी जारी रखिए, परीक्षाओं का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। लेखपाल की परीक्षा भी पहले हो सकती है या UP PET की परीक्षा यानी UP PET की परीक्षा भी पहले हो सकती है। इन दोनों परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा आ सकती है, आप दोनों की तैयारी रखिए। और हमारे इस चैनल पर इन दोनों एग्ज़ामों के संबंधित सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जिनके द्वारा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई 60% से अधिक ट्यूबवेल से होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर सिंचाई का साधन नहरें हैं। उत्तर प्रदेश कृषि से संबंधित जो नया डाटा उपलब्ध कराया गया है सरकार के द्वारा, यह सभी पॉइंट उसी से लिए गए हैं, याद रखिएगा। सिंचाई का जो सबसे सर्वाधिक साधन है वह ट्यूबवेल है उत्तर प्रदेश में। काफ़ी लोग नहरों को मानते हैं, तो याद रखिएगा नहरें जो हैं दूसरे नंबर पर हैं सिंचाई के साधन के रूप में। उत्तर प्रदेश में नहरों से कुल सिंचाई 25% होती है, जबकि ट्यूबवेल से 60%। तो दोनों बातें याद रखिएगा। के अलावा तीसरे स्थान पर सिंचाई के साधन कुएं और तालाब हैं। सिंचाई के साधनों का क्रम भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो तीनों के क्रम आपस में आपको याद रखने हैं। कृषकों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लघु सिंचाई विभाग की स्थापना लखनऊ में सन 1964 में की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सिंचाई पर आधारित, याद रखिएगा। लघु सिंचाई विभाग की जो उत्तर प्रदेश में स्थापना है लखनऊ में की गई थी 1964 में। चलिए आगे जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्पादन जो है प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, आंवला, मटर, चीनी, आम, अमरूद, मशरूम, जौ, शहद, तरबूज, खरबूज, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सभी के विषय में याद रख लीजिए। देखिए, एक बार सुनने में, वीडियो देखने में आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, इसके लिए आप अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लें इस वीडियो के माध्यम से, जिनका रिवीजन ज़रूर करते रहें समय समय पर। इस प्रकार ही परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। और चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न, बागवानी और उर्वरक के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तो बागवानी और उर्वरक के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। और पिछली वीडियो में हमने खाद्यान्न के विषय में बता ही दिया था आपको कि उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। यह कईयों बार प्रश्न पूछा गया है। और गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दोनों बातें याद रखिएगा। जबकि चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है, जिसे हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में किन फसलों में उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है, इनके विषय में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश चावल, बाजरा, मसूर, दाल, लौकी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कुल सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश दूसरे ही स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तंबाकू, सरसों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कुल दाल और फलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश तीसरे ही स्थान पर है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधी ग्राम समाज के नोट्स चल रहे हैं। इसके अलावा जब हम भारत की कृषि और फसलों के विषय में जानेंगे तो आपको विस्तार से बता देंगे कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। इन्हें हम विस्तार से कवर करेंगे। जो भी नया डाटा है कृषि का जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उन सभी के विषय में आपको विस्तार से अगली वीडियो में या आगे आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा।
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, बदले में केवल एक सब्सक्राइब आप चैनल को कर दीजिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका भी फ़ायदा है, आपको इस प्रकार की वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आगे उत्तर प्रदेश की कृषि नीतियों के बारे में भी जान लेते हैं। जो लेटेस्ट नई कृषि नीतियां हैं, एक 2013 में आई थी, इसके अलावा 2019 में एक नई कृषि निर्यात नीति आई थी, उसके विषय में भी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2013 के विषय में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में कृषि नीति घोषित की गई थी। इस नीति में 7 क्षेत्रों पर बल दिया गया, जिसे सप्त क्रांति की संज्ञा भी दी गई है। इन 7 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, यह भी देख लीजिए। तो इन 7 क्षेत्रों में प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध और कृषि विविधीकरण शामिल हैं। तो याद रखिएगा, ये सप्त क्रांति कहा गया था इस नीति को, जो 2013 में उत्तर प्रदेश में जारी की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की नई कृषि निर्यात नीति के विषय में भी जान लेते हैं, जो 2019 में जारी की गई है। इससे 2 प्रश्न आने की बहुत संभावना है। कौन कौन से 2 प्रश्न बनते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की नई कृषि निर्यात नीति के विषय में। इस कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का आकलन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का आकलन करने का अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किस प्रकार के फसलों की मांग है और जिन फसलों में उत्तर प्रदेश प्रथम या द्वितीय स्थान पर है, उन फसलों का निर्यात अधिक से अधिक बढ़ाना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। ये सभी जो मुख्य उद्देश्य थे इस कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य थे। इसके अलावा निर्यात उत्पादों एवं वैश्विक अवसर से जुड़ी जानकारी को किसानों तक पहुंचाया जाता था इस नीति के अंतर्गत। यही बात है, जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपनी फसलों का निर्यात किस प्रकार करेंगे। तो ये सभी उत्पादन और निर्यात से संबंधी जानकारी किसानों को दी जाती थी। इस निर्यात नीति के अंतर्गत किसानों की आय को 2024 तक बढ़ाकर दोगुना करना है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है इस पर आधारित। तो याद रखिएगा कि निर्यात नीति के अंतर्गत किसानों की आय को 2024 तक बढ़ाकर दोगुना करना है। 2024 याद कर लीजिए, कई बार इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि नई निर्यात नीति के अंतर्गत किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, यह प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा इस नीति के विषय में भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि निर्यात नीति किस वर्ष लागू की गई या जारी की गई। तो 2019 में यह जारी की गई थी। दोनों महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हमारे इस प्रकार की जानकारी यानी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण परिवेश से संबंधित नोट्स जारी रहेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।